Hello student, in previous video you have learned about the types of solution, true solution, suspension solution and colloidal solution. Now in this video we will discuss about the classification of colloids. colloids का classification, colloids कितने types के होते हैं, किन किन बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया है। तो कोलॉइड्स को यदि देखा जाए जनरली कोलॉइड्स तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं हैविंग पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। इनको अलग अलग क्राइटेरिया पर जो है क्लासीफाई किया गया है। इनको तीन तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक तो बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, और तीसरा है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल है वो किस टाइप का था। तो इस तरह से तीन के अंदर हम फर्दर और इसका जो है सब क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे कि ये कितने कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दीज आर ऑफ 8 टाइप्स। ये टोटल जो है यहाँ पर 8 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल स्टेट मीन्स डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड लिक्विड गैस है, या डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इस स्टेट के आधार पर इनको टोटल 8 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे सॉलिड को मान लीजिए सॉलिड में मिलाया तो सॉलिड सॉलिड कोलाइड बन जाएगा, लिक्विड को सॉलिड में मिलाया तो लिक्विड सॉलिड कोलाइड बनाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट तरह के डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग स्टेट में मिक्स करके टोटल 8 टाइप्स के कोलाइड्स बना सकते हैं। एंड दीज आर फॉलोइंग, दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड कोलाइड। इनको इस तरह से पढ़ते हैं सॉलिड इन सॉलिड कोलाइड एंड दिस इज नोन एज सॉलिड सोल। इसको सॉलिड सोल के रूप में जाना जाता है। तो सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं, जैसे एलॉयस हैं, कलर्ड ग्लासेस हैं या जेम स्टोन। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के या कोलाइड्स के, जहाँ पर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स किया जाता है। सेकेंड है सॉलिड इन लिक्विड कोलाइड, दैट इज नोन एज सोल। इसको हम सोल के नाम से जानते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड ये बहुत मतलब जो है पॉपुलर और यूजफुल एक सोल होता है, जिसमें जैसे पेंट्स आते हैं, गोल्ड सोल है, सिल्वर सोल है, जितने भी मेटल सोल हैं वो लगभग सभी इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी जो है सभी के सभी मेटल्स क्या है सॉलिड हैं। हम इनका यदि लिक्विड के साथ मिक्स करके इनके सोल तैयार कर रहे हैं तो ये सोल कहलाते हैं या कोलाइड्स कहलाते हैं। तो ये मेटेलिक सोल सभी आ जाएंगे। स्टार्च इन वाटर ये भी इसका एग्जाम्पल होगा सोल का। थर्ड है सॉलिड इन गैस कोलाइड। तो सॉलिड इन गैस कोलाइड इज आल्सो नॉन एज एरोसॉल। इसको एरोसॉल के नाम से जानते हैं, जिसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज लेस अमाउंट में है जबकि गैस लार्जर अमाउंट में, जैसे स्मोक है, डस्ट स्टॉर्म है, हैज है, ये सभी एरोसॉल के एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड। अब लिक्विड हमें लेस अमाउंट में लेना है, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में लेना है। दिस इज नॉन एज जेल। इसको हम जेल के नाम से जानते हैं। तो जेल जैसे आपने देखा होगा हेयर जेल भी आता है, जेली है, बटर है, चीज़ है, बूट पॉलिश है, ये सभी एग्जाम्पल। कर्ड है ये भी जेल का ही एग्जाम्पल है। तो इनमें यदि आप जैसे चीज़ देखते होंगे उसमें वाटर की मात्रा कम होती है, दिखने में सॉलिड ही दिखते हैं, लेकिन वो लिक्विड वहाँ पर भी पाया जाता है, वो भी लेस अमाउंट में, और ये कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, इसीलिए ये। और आजकल जो मेडिसिन है, कई सारे जो ये पेन वाली जो है मेडिसिन क्रीम आती है वो जेल फॉर्म में आती हैं, क्योंकि जेल का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से हो जाता है हमारे स्किन पर। फिफ्थ है लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड नॉन एज इमल्सन। इसको हम इमल्सन का नाम से जानते हैं।
जिसमें इमल्सन, जैसे आजकल इमल्सन पेंट आता है बन करके दीवार पर करने के लिए, तो इमल्सन जो है एक तरह से एक लिक्विड होता है और दूसरा लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम। जब हम ये पेंट बनाते हैं, वॉल पेंट बनाते हैं इमल्सन के रूप में, तो वहाँ पर उसको एक सॉल्यूट मतलब और दूसरा जो है कलर होता है सॉलिड के रूप में, डिस्पर्स फेस के रूप में, और जो डिस्पर्जन मीडियम जो लिक्विड है उसे बेस का नाम भी देते हैं कि उसके लिए एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड इज नॉन एज इमल्सन, और मिल्क इज ए नेचुरल इमल्सन, ये तो नेचुरल इमल्सन है। इसके अलावा हेयर क्रीम है, मेडिसिन जो सिरप आती हैं, जनरली जो छोटे बच्चों के सिरप हैं वो भी इमल्सन फॉर्म में ही रहते हैं, क्योंकि इमल्सन जो है बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, कई ऑर्गन्स पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है जल्दी से। तो इसके अलावा जैसे इमल्सिफाइड ऑयल भी होता है, वो भी एक इमल्सन ही है। सिक्स्थ है लिक्विड इन गैस कोलाइड इज नॉन एज एरोसॉल। लिक्विड को गैस में मिक्स किया गया है, जैसे मिस्ट है, फॉग है, क्लाउड है, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे है, या जो भी स्प्रे होंगे वो सभी के सभी एरोसॉल कहलाते हैं। सेवेंथ है गैस इन सॉलिड कोलाइड नॉन एज सॉलिड सोल। इसको हम सॉलिड सोल देते हैं, ऊपर भी सॉलिड सोल है, सॉलिड इन सॉलिड को एक्चुअल में जहाँ डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, ये दोनों के केस में वहाँ पर उनको सॉलिड सोल नाम दिया गया है। तो गैस इन सॉलिड इज नॉन एज सॉलिड सोल। और यहाँ पर जैसे प्यूमिस स्टोन, फोम रबर। प्यूमिस स्टोन बहुत ही मतलब लाइट वेटेड स्टोन होते हैं, और ये लाइट वेटेड स्टोन का यूज़ जैसे किसी को साफ़ करना है तो वो सैंड के रूप में छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बॉडी पर घिसने के काम भी आते हैं, स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए। फोम रबर है, रबर जैसे जो फोम शेप में होती है जहाँ पर हम गैस को भर देते हैं सॉलिड के अंदर, इससे वो हल्का भी हो जाता है फोम रबर। नेक्स्ट है 8th नंबर गैस एंड लिक्विड कोलाइड इज नॉन एज फोम। इसको हम फोम के नाम देते हैं। जैसे आपने जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो वहाँ पर सोप लेदर या डिटर्जेंट का लेदर देखा होगा जिसमें लिक्विड के अंदर गैस भर जाती है, वो सोप लेदर फोम कहलाता है। या सोडा वाटर है, वो भी फोम है। फ्रॉथ होता है, जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं सल्फाइड मेटल्स को फ्रॉथ फ्लेटेशन प्रोसेस के द्वारा, वो फ्रॉथ जो है यहाँ पर भी एक तरह से फोम का फॉर्मेशन होता है, हल्का हो जाता है, ऊपर आ जाता है ये। और हमने सॉल्यूशन भी पढ़े थे इसी तरह से जो 9 टाइप्स के थे, लेकिन यहाँ पर जो 9 टाइप्स है गैस इन गैस कोलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये 8 टाइप्स के ही बनते हैं। जो 9th होता है सॉल्यूशन गैस इन गैस सॉल्यूशन, यहाँ पर गैस इन गैस कोलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह से टोटल 8 टाइप्स के, और यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो सोल, जेल और इमल्शन। तो कभी कभी इनके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज जेल, तब आपको लिखना पड़ेगा जेल इज ए लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड, या वेयर डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड, दिस टाइप ऑफ कोलाइड इज नॉन एज जेल। इसी तरह से इमल्शन के बारे में पूछा जा सकता है, सोल के बारे में पूछा जा सकता है। तो हमें इस तरह से 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से ये ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब कभी कभी डिस्पर्जन मीडियम में कोई पर्टिकुलर अंश से वाटर होता है, कभी अल्कोहल, बेंजीन है, एयर है, तब हम उनके जो है नाम थोड़ा सा दूसरे भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि डिस्पर्जन मीडियम के रूप में वाटर है, तब वाटर को हाइड्रोसॉल, इस कोलाइड को हाइड्रोसॉल या फिर एक्वासॉल भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर मतलब एक हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन है, या एक्वासॉल, एक्वा भी बोलते हैं वाटर को, इसलिए इसका नाम एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल भी रखा गया है। अल्कोहल यदि डिस्पर्जन मीडियम के रूप में है, देन वी कैन से दैट दिस इज ए अल्कोसॉल्स, अल्कोसॉल्स भी से बोला जा सकता है। बेंजीन है तब इसके लिए बेंजोसॉल यूज कर सकते हैं। एयर है तब ये एरोसॉल, इनका नाम कोलाइडल सॉल्यूशन का रखा जा सकता है। तो इस तरह से भी एक पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम के नेचर के आधार पर हम इनका नाम कभी कभी एक स्पेसिफिक नेम्स इनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है बी नंबर पर, जो कि बेस्ड है ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो बी नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, आल्सो कॉल्ड नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम।
तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में किस तरह से फोर्स होता है उसके आधार पर यदि देखा जाए तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। यदि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है मीन्स डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन के मीडियम के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, देन इट इज़ नॉन एज लायोफिलिक कोलाइड। और यदि रिपल्सिव नेचर है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसे हम लायोफोबिक कोलाइड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट है, ये 2 टाइप्स के हो गए, लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक। फर्स्ट है लायोफिलिक कोलाइड। तो लायोफिलिक कोलाइड मीन्स, लायोफिलिक का मीनिंग होता है लिक्विड लविंग। यदि हम लायोफिलिक की जगह पर यदि हाइड्रोफिलिक कर देंगे मीन्स वाटर लविंग हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रो मीन्स वाटर से लिया गया है। तो लायोफिलिक यहाँ पर है लिक्विड लविंग। लिक्विड लविंग मीन्स डिस्पर्जन मीडियम, इसके लिए है। हम ये लिक्विड का यूज डिस्पर्जन मीडियम के लिए करते हैं, ये लिक्विड लविंग। तो लायोफिलिक कोलाइड्स वे कोलाइड्स होते हैं मीन्स द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव ए ग्रेट एफिनिटी और हैव ए ग्रेट लव फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स इस यहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे हैव अ ग्रेट एफिनिटी, एफिनिटी मतलब जुड़ना, उनमें जो है जुड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जुड़ने की क्षमता ज़्यादा होने के कारण ही इन्हें हम लायोफिलिक कोलाइड या लिक्विड लविंग कोलाइड्स का नाम भी देते हैं। और इस तरह के कोलाइड को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आप जैसे ही मिक्स करेंगे इजिली दोनों मिक्स होकर के लायोफिलिक कोलाइड बना लेंगे। अभी इनके क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं तो आगे देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स में जैसे इनके बीच में हायर एफिनिटी होती है, इसलिए फर्स्ट यदि देखें इजिली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, ये आसानी से फॉर्म हो सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट उनको सिंपली ऐसे मिक्स कर दें और डिज़ोल्व कर दें तो ईज ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए ये काफ़ी इजी होते हैं। दीज आर वेरी स्टेबल, ये कोलाइड्स जो है काफ़ी स्टेबल होते हैं ड्यू टू द हायर एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट है, दीज आर नॉट इजिली प्रेसिपिटेटेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि आप कोई इलेक्ट्रोलाइट में साल्ट डिजॉल्व करते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, तब ये आसानी से प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, वो इजिली प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। यदि इनको हमें प्रेसिपिटेट करना है या कोगुलेट करना है, देन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड, तब हमें इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए या इनको कोगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है जैसे रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल नेचर का मीनिंग है यहाँ पर कि आप डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम को आपने दोनों को मिक्स किया तो इससे कोलाइड बन गया लायोफिलिक कोलाइड। इनको हम दोबारा से अलग अलग भी कर सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम। और यदि इनको हमने सेपरेट कर लिया, अगेन यदि हम इसको बनाना चाहते हैं लायोफिलिक कोलाइड फिर से बनाना चाहते हैं, तो सिंपली फिर से उसको रीमिक्स कर दीजिए और रिमिक्सिंग करके इसको हम दोबारा से बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल नेचर के हैं, आसानी से सेपरेट भी हो जाएंगे और फिर से दोबारा से इनका फॉर्मेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड डू नॉट कैरी एनी चार्ज। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं, या दोनों के दोनों ही वहां पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर हैवीली हाइड्रेटेड। यदि हम देखें, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर हैवीली हाइड्रेटेड, इसलिए मतलब इनका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, हैवीली हाइड्रेटेड होते हैं। और हाइड्रेटेड होकर के एक वैसे देखा जाए तो ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल का भी थोड़ा फॉर्मेशन कर लेते हैं। विस्कोसिटी यदि हम देखें इनकी, अब आसानी से मिक्स हो जाते हैं, तो जितना डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी होगी उससे तो कहीं ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने अलग से डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स कर दिया है। तो विस्कोसिटी मच हायर देन डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम से ज़्यादा होगी। इसी तरह से सरफेस टेंशन लोअर देन डिस्पर्जन मीडियम, जनरली जो सरफेस टेंशन है वो डिस्पर्जन मीडियम के कंपैरिजन में यहाँ पर कम होता है।
क्योंकि जितनी ज़्यादा एफिनिटी बढ़ती जाएगी सरफेस टेंशन उसका कम होता जाएगा। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इस तरह के जो कोलाइड्स हैं, इस लायोफिलिक कोलाइड्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इनका एक कोलाइड्स का विशेष प्रॉपर्टी है, विशेष इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं और स्कैटर्ड लाइट का जो पाथ होता है वो पूरी तरह से विजिबल होने लगता है। ये टिंडल इफेक्ट लेकिन शो नहीं करते हैं लायोफिलिक कोलाइड। इसके एग्जाम्पल जैसे गम, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स, रबर etc. दीज आर द लायोफिलिक कोलाइड। ये लायोफिलिक कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। इनको यदि आप किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं इजीली मिक्स हो जाएंगे, या वाटर में मिक्स करते हैं इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो यदि हमने लायोफिलिक में डिस्पर्जन मीडियम के रूप में यदि वाटर लिया हुआ है देन दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। उनको हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स भी लिख सकते हैं। सेकेंड है इसका लायोफोबिक कोलाइड। तो लायोफोबिक कोलाइड, फोबिया मीन्स होता है डर, हेट। तो यहाँ पर जो लायोफोबिक होते हैं ये लिक्विड हेटिंग नेचर के होते हैं। ये मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच के जो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहते हैं। तो ऐसे द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो एफिनिटी means there is repulsion or heating between the particles of dispersed phase and dispersion medium are called lyophobic colloids। इस तरह के कोलाइड्स को हम लायोफोबिक कोलाइड्स के नाम देते हैं। अब ये लायोफोबिक जो कोलाइड्स हैं यदि एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, इजली मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको प्रिपेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा और ये सिंपल मिक्सिंग मेथड के द्वारा तो फॉर्मेशन का नहीं हो सकता है। यदि इनको बनाना है तो हमें कोई स्पेशल केमिकल मेथड्स ही अप्लाई करनी पड़ेंगी इनको प्रिपेयर करने के लिए। तो देखते हैं आगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लायोफोबिक कोलाइड्स के हैं। फर्स्ट है दीज आर फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड, क्योंकि दोनों के बीच में एफिनिटी नहीं है, जुड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो स्पेशल मेथड के द्वारा हम प्रिपरेशन इसको करते हैं और ये मेथड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है दीज आर अनस्टेबल एंड रिक्वायर स्टेबलाइजर टू गेट स्टेबिलिटी। ये यदि आपने मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई स्पेशल मेथड के द्वारा इनको मिक्स कर भी दिया डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को, तब भी ये स्टेबल नहीं होते हैं और कुछ समय के बाद ऐसे इनको बिना डिस्टर्बेंस के छोड़ दें तो दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हैं। यदि इनको स्टेबल रखना है कि वो कोलाइड्स के रूप में ही बने रहें देन दे रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजर। तो उन्हें स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है टू गेट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी पाने के लिए ज़रूरी है कि स्टेबलाइजर नहीं मिलाएंगे तो ये अनस्टेबल ही रहते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है दे आर इजिली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम यदि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यदि मिक्स कर दें तो ये इजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इजिली प्रेसिपिटेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन पर चार्ज होता है और चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट पर भी चार्ज होता है, और चार्ज जैसे मतलब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ मिलेंगे वो आपस में ऐड होकर के लार्ज साइज के मॉलिक्यूल और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इजिली कोगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट बट होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। नेक्स्ट है दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। इरिवर्सिबल नेचर मीन्स यदि हमने एक बार लायोफोबिक कोलाइड बनाया और ये दोबारा से हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करके इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, डिस्पर्स्ड फेज अलग, डिस्पर्जन मीडियम अलग, प्रेसिपिटेट हो गया, तो हम सोचें कि दोबारा फिर से उनके सिंपल ऐसे मिक्स कर दें, मिक्स करके ये दोबारा से बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर से हमें दूसरा या सेम जो है स्पेशल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा इनको बनाने के लिए, अगेन जो है रिफॉर्म करने के लिए। इसलिए दीज आर जनरली इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैरीज चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन देम। इन पर चार्ज पाए जाते हैं डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पर जनरली या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर लिक्विड। यदि पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड कहलाएंगे, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड कहलाएंगे।
पिन पर चार्ज होता है और इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड या पोल की तरफ मूव करते हैं। तो हम यहाँ ये भी बता सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कि ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड था या नेगेटिवली चार्ज कोलाइड था। नेक्स्ट है पार्टिकल्स हाइड्रेटेड ड्यू टू अप टू स्मॉल एक्सटेंट। इनमें जो है एफिनिटी नहीं होने के कारण डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हाइड्रेटेड ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट से इनसे ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो जो हाइड्रेशन है ये स्मॉल एक्सटेंट तक ही हाइड्रेट हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। अब जब नहीं जुड़ते हैं तो लगभग जो है डिस्पर्जन मीडियम के बराबर ही इनकी विस्कोसिटी पाई जाती है। विस्कोसिटी नियरली सेम एज द डिस्पर्जन मीडियम। इसी तरह से सरफेस टेंशन है, इट इज़ आल्सो ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ये भी लगभग डिस्पर्जन मीडियम के इक्वल ही होता है। एंड लायोफोबिक जो कोलाइड्स हैं दे शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ये शो करते हैं, जिससे इनका जो पाथ है स्कैटर्ड लाइट का पाथ वह विजुअल होने लगता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। What are examples of lyophobic collide? The examples are जैसे मेटल सोल्स, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लेटिनम सोल, कोई भी मेटल के सोल बनाना है मीन्स कोलाइड बनाना है तो वो लायोफोबिक कोलाइड्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनको बनाना आसान नहीं होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल है। इसी तरह से मेटल सल्फाइड में जैसे आर्सेनियस सल्फाइड या दूसरे सल्फाइड भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के अभी हम आगे कोलाइड्स के बारे में और भी पढ़ेंगे, इनके प्रिपरेशन के बारे में, लायोफोबिक कोलाइड कैसे बनते हैं, किन किन मेथड, लायोफिलिक कैसे बनते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज में मीन्स यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं कोलाइड बनने से पहले वो कैसे थे। लार्ज साइज के थे मीन्स माइक्रोमोलिकुलर फॉर्म में था, या स्मॉल साइज के मीन्स मल्टीमोलिकुलर फॉर्म में था, या फिर वो आपस में किस तरह के पार्टिकल्स थे। तो बाद में तो क्योंकि सभी जो है कोलाइडल रेंज की पार्टिकल साइज में आ जाएंगे मीन्स 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यदि इनिशियली वह स्मॉल साइज का था मीन्स ट्रू सॉल्यूशन के बराबर होता है तब वह हम मल्टीमोलिकुलर कोलाइड बोलते हैं। यदि बहुत ही लार्ज साइज का था उसको ब्रेक करके कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट किया है तब वह मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। तो यहाँ पर 3 तरह के कोलाइड्स हैं, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। फर्स्ट है इसका मल्टीमोलिकुलर कोलाइड। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मल्टीमोलिकुलर मीन्स जो कोलाइड साइज का पार्टिकल है, एक कोलाइड पार्टिकल में मल्टी मॉलिक्यूल्स होंगे या मल्टी एटम्स होंगे। मल्टी मतलब मैनी मॉलिक्यूल से मिलकर के कोलाइड बनता है। इस तरह के कोलाइड को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बोलते हैं। जैसे ऑन डिसोल्यूशन एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर aggregate or combine together to form particles of colloidal size या colloidal dimension। इस 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइन होकर के कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द कोलाइड दस फॉर्म नॉन एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इस तरह के कोलाइड को मल्टी मॉलिक्यूलर मीन्स अनेक मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के कोलाइडल साइज रेंज में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए इन्हें मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बोला गया है। और इस तरह जो कोलाइड्स हैं इनमें स्मॉल पार्टिकल्स हैं मीन्स मल्टी मॉलिक्यूल्स जो है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस। अब जैसे इसमें जितने भी एटम्स हैं मीन्स एटम्स जैसे चाहे वो मेटल के हों, नॉन मेटल के हों, सभी स्मॉल साइज के होते हैं। बहुत ही स्मॉल साइज पार्टिकल है वो आपस में यदि कंबाइन हो जाए तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो जैसे मान लीजिए गोल्ड सोल बनाना है, सिल्वर सोल तैयार करना है, तो ये सभी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के हैं। सल्फर सोल है जिसमें एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हो जाते हैं तो सल्फर मॉलिक्यूल सोल हो जाएगा आपस में कंबाइन होकर के। ऐसे हम सल्फर सोल है ओनली। कोई भी
मेटल, सोल सभी के सभी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड से ही बिलोंग करते हैं। सेकेंड है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो मतलब यहाँ पर लार्ज साइज का जो पार्टिकल होता है, यह ब्रेक होकर के स्मॉल साइज कोलाइडल रेंज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जो बनते हैं उन्हें हम मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड बोलते हैं। तो व्हेन ए बिग साइज मॉलिक्यूल कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म कोलाइड और ब्रोकन इनटू साइज ऑफ कोलाइडल रेंज पार्टिकल नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो पहले लार्ज साइज का था, कन्वर्ट होकर के कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो गया। इसमें जैसे पॉलीमर्स जो है, जैसे प्रोटीन, सेलुलोज और इसके अलावा एंजाइम्स, जिलेटिन, स्टार्च, etc. ये सभी पॉलीमर्स जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये कोलाइडल साइज में यदि कन्वर्ट हो जाते हैं तब हम इसे बोलेंगे मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। अब जिसमें सिंथेटिक पॉलीमर भी हो सकते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन etc. इसमें कोई भी हो सकता है। और ये सॉल्यूशन काफ़ी स्टेबल भी होते हैं एंड सम टाइम रिसेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मैनी रिस्पेक्ट्स। कभी कभी ये कई बार तो ऐसे भी रहते हैं जैसे ये ट्रू सॉल्यूशन के जैसे होते हैं। और ये भी है जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं, वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड जनरली वे कोलाइड्स होते हैं जो लायोफोबिक कैरेक्टर के होते हैं, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स वे कोलाइड्स होते हैं जो लायोफिलिक नेचर के होते हैं। मीन्स अधिकतर लायोफिलिक कोलाइड मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं और इसी तरह से जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की कैटेगरी में मोस्टली बिलोंग करते हैं। ये कभी जैसे लेकिन हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकता है। थर्ड है एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड, ये जो कोलाइड्स होते हैं मीन्स जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में या किसी डिस्पर्जन मीडियम में, तो यदि वो लो कंसंट्रेशन पर है, लो कंसंट्रेशन मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन के रूप में है, तब तो वह एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको और ज़्यादा उसमें डिसॉल्व करते जाएंगे उस पार्टिकल या उस सब्सटेंस को, तो जब कंसंट्रेशन उसका हाई हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन होने पर वो कोलाइड के जैसे बिहेव करने लगते हैं। कोलाइड इसलिए क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट में वो छोटे छोटे पार्टिकल एग्रीगेट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब कंसंट्रेशन हाई हो गया तो वही पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट हो गए, कंबाइन होकर के कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह के हम कोलाइड्स को एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। मीन्स द सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम behave as normal electrolyte or like true solution at low concentration, but behave as colloidal particles at higher concentration due to the formation of aggregated particle. This aggregated particle is called micelle. इसे हम मिसिल बोलते हैं। तो जैसे मिसिल इज ए मिसिल्स आर द ग्रुप होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और एक क्लस्टर के रूप में, एक बंच के रूप में बन जाते हैं। उस बंच को, उस क्लस्टर को हम मिसिल बोलते हैं। तो मिसिल्स आर द क्लस्टर और एग्रीगेटेड पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ कोलाइड्स इन सॉल्यूशन। जैसे सोप एंड डिटर्जेंट लोअर यदि कंसंट्रेशन होगा तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह ये वाटर में बिहेव करते हैं, लेकिन यदि इनका थोड़ा हम कंसंट्रेशन हाई कर दें, बढ़ा दें, तब ये मिसिल का फॉर्मेशन कर लेंगे और वो मिसिल कोलाइड्स कहलाते हैं। मीन्स कोलाइडल फॉर्म में आ जाएंगे और एसोसिएटेड कोलाइड कहलाने लगते हैं। मिसिल का जो फॉर्मेशन होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही होता है। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मिसिल टेक प्लेस अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर डिनोटेड बाय टीके। क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर ही इसका फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन और CMC। और यहाँ यदि हम CMC की वैल्यू को देखें तो ये 10⁻⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁻³ मोल पर लीटर लगभग इतना पाया जाता है।
जो मिसिल फॉर्मेशन CMC की वैल्यू है 10⁻⁻4 से लेकर के 10⁻³ पर मोल पर लीटर के बीच में। मीन्स इस और अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट मिसिल्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ CMC, अलग होगी उसके लिए CMC की वैल्यू। और लगभग एक मिसिल में अबाउट 100 मॉलिक्यूल या उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के ही एक मिसिल का फॉर्मेशन कर पाते हैं। अब ये मिसिल वर्क कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ मिसिल फॉर्मेशन कैसे बनता है। सोप मॉलिक्यूल जैसे होते हैं मिसिल फॉर्मेशन में, सोडियम स्टीरेट है, सोडियम पाल्मिटेट है, फार्मूला इनके C17H35COONA सोडियम स्टीरेट का, और वही सोडियम पाल्मिटेट है C15H31COONA। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म, जैसे ये बन गया स्टीरेट आयन और ये सोडियम आयन। दिस स्टीरेट आयन हैव 2 पार्ट्स। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लॉन्ग चेन है कार्बन और हाइड्रोजन का, CH3 CH2 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 ऐसे होगा, और लास्ट में COO नेगेटिव पार्ट। ये COO जो नेगेटिव पार्ट है ये पोलर हेड कहलाता है, जबकि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये नॉन पोलर टेल कहलाती है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है लॉन्ग कार्बन चेन, और इसमें हमने माइनस साइन दे दिया, मीन्स ये माइनस साइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पोलर हेड है इट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, मीन्स इट हैज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर लविंग होता है, मीन्स लिक्विड लविंग नेचर का है पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। इसी तरह से जो पीछे जो इसकी टेल के जैसा है ये नॉन पोलर टेल, या जिसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट मीन्स वाटर रिपेलिंग पार्ट है, वाटर से दूर भागना चाहता है, और ये वाटर में तो इनसॉल्युबल है, जबकि इट इज सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल या ग्रीस में सॉल्युबल होता है। तो जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं, स्ट्रेट आयन जो है जो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोकार्बन जो टेल होती हैं स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, वो तो दूर भागते हैं वाटर से, एंड रिमेन्स एट द सरफेस, और सरफेस पर ही रह जाते हैं। इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर क्या होता है, दीज मॉलिक्यूल्स हैव ए यूनिक ओरिएंटेशन विच कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ वाटर, जिसमें हाइड्रोकार्बन जो टेल है या लॉन्ग नॉन पोलर टेल है ये वाटर के बाहर रहता है, और जैसे ही मतलब क्रिटिकल मिसिल CMC पर पहुंचेगा कंसंट्रेशन और क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर, ये एक क्लस्टर के रूप में आपस में कंबाइन होते हैं, आयनिक एंड जिसमें सरफेस ऑफ द क्लस्टर पर होते हैं। दिस फॉर्मेशन हम इसको मिसिल के रूप में बन जाता है या क्लस्टर के रूप में बन जाता है, जिसे मिसिल या आयनिक मिसिल भी बोलते हैं। आयनिक मिसिल कैसे बनेगा, तो इसमें जैसे इस तरह से ये मिसिल का फॉर्मेशन होता है। ये इस तरह से, और इसके बाहर साइड में यहाँ पर सोडियम आयन, पोटेशियम है तो पोटेशियम का यूज करेंगे, सोडियम है तो सोडियम का यूज कर लेंगे, कोई भी यहाँ पर हम यूज आयन का कर सकते हैं। और तो ये बन गया एक क्लस्टर के रूप में, जिसमें ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये वाटर के बाहर रहती है, जबकि पोलर हेड पार्ट नेगेटिव जो गोल साइड सिंबल में बना हुआ है वो वाटर के साथ रहता है। अब यदि मान लीजिए कि कभी यहाँ पर कोई डर्ट पार्टिकल आ गया, कोई ऑयल पार्टिकल आ गया, तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन तो इसके साथ सॉल्युबल होते हैं, ये ऑयल के साथ रिएक्शन करके उसमें डिसॉल्व हो जाएगा ऑयल, और ये जुड़ा हुआ है टेल से, टेल जुड़ा हुआ है हेड से, और हेड जुड़ जाता है वाटर में। तो इस तरह से जो हम देखें थे इसका वर्किंग मैकेनिज्म होता है, क्लींजिंग एक्शन होता है जो सोप का या डिटर्जेंट का, यहाँ पर ऑयल या डर्ट पार्टिकल के साथ ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ करके कपड़े से डिटैच हो जाते हैं। उसके लिए हम थोड़ा फोर्स लगाते हैं, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे अलग हो जाएगा वो हेड के साथ, हेड वाटर में डिसॉल्व करके अलग हो जाते हैं।
तो इस तरह से कपड़ों में से डर्ट निकलना, बॉडी में से डर्ट निकलना एक मिसिल के द्वारा ही होता है। मिसिल उसके साथ रिएक्शन करके रिमूव हो जाता है। तो हमने ये मिसिल फॉर्मेशन के बारे में देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।